जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 से आगे के क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 800 इन द मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन इंडेक्स एन इज़। देखिए, हमें पूछ रहा है कि जो इम्परफेक्शन इंडेक्स होता है एन, उसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूले में। अब देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब हम कॉलम पढ़ते हैं अपना, तो कॉलम में हम दो तरीके के कॉलम हम अपने पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम शॉर्ट कॉलम और एक हम पढ़ते हैं लॉन्ग कॉलम। तो आपको मालूम होगा शॉर्ट कॉलम के लिए जो आपकी थ्योरी वैलिड होती है वो ईलुअर लोड, आप लोग को मालूम होगा ईलुअर लोड जो थ्योरम होती है वो आप लोग की वैलिड होती है। और लॉन्ग कॉलम के लिए जो वैलिड होता है आप लोग का, वो रैंकाइन फार्मूला जो है वो वैलिड होता है। एक्चुअली में रैंकाइन जो है इसी का पूरा नाम होता है मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है कि इस मर्चेंट रैंकाइन फार्मूले में जो एन आता है, जिसको हम इम्परफेक्शन इंडेक्स बोलते हैं, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट कॉलम में, जो हम ईलुअर लोड का फॉर्मूला लेते थे वो हमारे पास होता था पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव, ये हमारे पास होता था। तो यहाँ पर पी क्या होता था, पी होता था इलुअल लोड। क्या होता था, इलुअल लोड हम इसको बोलते थे। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते थे कि कितना लोड रिक्वायर्ड है, कितना लोड रिक्वायर्ड है किसी भी कॉलम को बकल करने के लिए। जो हमारे पास कॉलम है, आपको मालूम होगा, अगर ये कॉलम है और इस कॉलम को हम इस एंड से अगर कंप्रेस करें तो कॉलम कुछ इस तरीके से बकल कर जाएगा। तो इस कॉलम को, ये जो कॉलम है, इस कॉलम को कितना लोड इस पर हम लगाएंगे कि ये कॉलम हमारा बकल कर जाए, वो हमारे पास क्या होता है, इलुअल लोड होता है। क्लियर। इसके साथ ही अगर हम बात करें अपना, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें अपनी स्टील स्ट्रक्चर की, तो स्टील स्ट्रक्चर में जो हमारे पास डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेस जब हम निकालते हैं अपनी कॉलम की, जो हमारे पास कॉलम है, उस कॉलम की अगर हम डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेस जब निकालते हैं, तो इसके लिए IS कोड हमारा बोलता है कि मिनिमम वैल्यू लोगे आप। किस किस में से मिनिमम वैल्यू लोगे, एक तो जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस है कितनी 0.6 FY, ये आपकी परमिसिबल स्ट्रेस होती कॉलम पर, ठीक है, एक्सियल कंप्रेशन में ये। और साथ में क्या करोगे, एक फैक्टर आप लोगे, इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करा दोगे, क्योंकि ये फैक्टर जो है ये दिया था आप लोग का मर्चेंट रैंकाइन ने, ठीक है। तो मर्चेंट रैंकाइन ने फैक्टर दिया था, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दोगे जो आपकी परमिसिबल वैल्यू है। और इन दोनों में से जो वैल्यू आएगी, इससे और इससे जो वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू जो आएगी, आप क्या लोगे, अपनी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मान करके चलोगे अपनी कॉलम की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, कई बार ये जो फॉर्मूला है आप लोग को, ये सेम फॉर्मूला कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। जहाँ पे FCD जो है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसको हम सिग्मा CD भी लिख देते हैं। और जो हमारे पास FCC है, इसको हम क्या अपना सिग्मा CC भी लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से कई बार हमको देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। परमिसिबल डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की अगर हम बात करें, तो सिग्मा CC अपॉन सिग्मा CC की पावर n प्लस के FY की पावर n की पावर 1/n इंटू 0.6 FY। तो ये जो n आप लोग को नज़र आ रहा है इन फॉर्मूलों में, इसी n को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इंडेक्स हम इसको बोलते हैं। तो इम्परफेक्शन इंडेक्स की वैल्यू, n की वैल्यू आपसे पूछिए कितनी होगी। तो देखिए, इसके लिए क्या बोला गया था कि यहाँ पे FY जो होगी आप लोग के पास, तो FY तो आप लोग की यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। FCC जो है वो इलुअर क्रिटिकल स्ट्रेस आप लोग के पास हो जाएगी, FCC या सिग्मा CC जिसको आप बोल सकते हो। और जो n होता है, इसकी वैल्यू इन्होंने बोली थी वो कितनी होगी, 1.4 होगी। और जो FCD होगा, यानी कि डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा मेंबर की, वो क्या होगा, फंक्शन होगा लैम्डा का। अब ये लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा होता है हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो। क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ये आप लोग को मालूम होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इफेक्टिव लेंथ अपॉन R मिनिमम, अपना इसको लेकर के चलते हैं। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें अपने इलुअल लोड की, तो इलुअल लोड जो PE होता है हमारे पास, वो पाई स्क्वायर EI या EA अपॉन लैम्डा स्क्वायर, अगर हम लैम्डा की टर्म में लिखें उसको, तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो पी अपॉन ए। अब पी अपॉन ए जो है, इसको हम कह दे रहे हैं स्ट्रेस, जो हमारे पास FCC मतलब इलुअर क्रिटिकल स्ट्रेस। तो जो इलुअर लोड से स्ट्रेसेस हमको मिलेंगी, उनको हम क्या बोलते रहे हैं, अपना इलुअर स्ट्रेसेस या इलुअर क्रिटिकल स्ट्रेसेस हम बोलते रहे। तो यहाँ पे FCC की जो वैल्यू हो जाएगी, या हम इसको ये बोल सकते हैं सिग्मा CC की जो वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट होता है, E कॉन्स्टेंट होता है, और लैम्डा जो होता है आप लोग का, वो स्लेंडरनेस रेशियो होता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग की हो जाती हैं। तो दोनों फार्मूलों को आप देख लेंगे जब आप डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे कॉलम की इन स्टील स्ट्रक्चर, तो आप इन फार्मूलों का क्या है यूज़ करेंगे। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आप लोग की डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको दे देगा कि कितनी स्ट्रेंथ हमारी रहने वाली कॉलम की। ओके,
चलिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी इम्परफेक्शन इंडेक्स की, वो मैंने आप लोग को बताया n की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती 1.4 हो जाती है। और रैंकाइन फार्मूले के हिसाब से जो हमारी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो किसका फंक्शन होता है, तो स्लेंडरनेस रेशियो का। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो होता है लैम्डा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बकलिंग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बकलिंग के। अगर हम एक कॉलम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम होगी तो हमारा लैम्डा भी क्या होगा, कम होगा, तो बकलिंग भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोल रहा था बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइडिंग यूनिफाइड बिहेवियर इन बुल्ट अप स्टील कॉलम इज़ बाई। देखिए, अगर हमको क्या करना है, अगर बुल्ट अप स्टील कॉलम बनाना है तो उसमें से जो बेस्ट जो मेथड माना जाता है उसको यूनिफाइड करने का, वो बाई लेसिंग माना जाता है, बाई बेटिन माना जाता है, बाई टाई प्लेट माना जाता है, या परफोरेटेड कवर प्लेट माना जाता है। ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे स्टील के मेंबर होते हैं वो एक उनका फिक्स्ड एरिया होता है, वो उनका क्या होता है, एक फिक्स्ड एरिया होता है, फिक्स्ड एरिया में वो अवेलेबल होते हैं। अब मान लो कि जो हमारे पास एरिया है, जितना एरिया हमारे पास रिक्वायर्ड था, अब मेंबर का जो एरिया हमारा कैलकुलेट होकर के आया है वो उससे कम आया है। जो मेंबर का एरिया कैलकुलेट होकर के आया है, जो कैलकुलेटेड एरिया आया है वो कम आया है जितना एरिया हमको रिक्वायर्ड था। अब हमारे पास तो मेंबर फिक्स्ड एरिया के और एरिया हमारा कम निकल करके आया है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को बढ़ाने के लिए, जितना एरिया हमको रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा एरिया हम लेके आने के लिए हम करेंगे क्या, अपने दो सेक्शन को ज्वाइन कर लेंगे। दो सेक्शन को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जब दो सेक्शन को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो सेक्शन को ज्वाइन करने के बाद जो हमारा बन करके आता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, अपना बुल्टअप कॉलम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, बुल्टअप कॉलम हम अपना बोल देते हैं। अब इन बुल्टअप कॉलम को जब हम बनाते हैं तो ये लेसिंग की हेल्प से बनाते हैं, बेटन की हेल्प से बनाते हैं, टाई प्लेट्स की हेल्प से हम बनाते हैं। इन तीनों का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है कि बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा माना जाता है, तो याद रखना जो बेस्ट अरेंजमेंट माना जाता है इसमें से वो कौन सा होता है, लेसिंग हमारा बेस्ट अरेंजमेंट होता है। लेसिंग और बैटन दोनों को हम यूज करते हैं। टाई प्लेट जो होता है आप लोग का, वो जब हम लेसिंग और बैटन अपना लगाते हैं कॉलम को बनाने में, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे बस ये हम प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे पास टाई प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को आने वाले क्वेश्चन में इमेज की हेल्प से क्लियर कराऊंगा। तो पहले आप लेसिंग से, हमारा इसका आंसर लेसिंग है तो लेसिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लो। तो अगर हमारे पास ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, तो दोनों कॉलम को हमने क्या करा, एक हमें जो एरिया हमें मिल रहा था, जो रिक्वायर्ड एरिया हमको चाहिए था, उससे ज़्यादा एरिया लेके आने के लिए हमने दो कॉलम्स को अपना ज्वाइन कर लिया। तो जब इनको हमने ज्वाइन करा तो लेसिंग प्लेट की हेल्प से हमने इनको ज्वाइन करा है, ठीक है। तो लेसिंग जब हमने इनमें लगाई हुई है तो इन लेसिंग से रिलेटेड याद रखना, इस लेसिंग का जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 145 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IS कोड 800, ठीक है। हम 800 के अकॉर्डिंग अपना बात कर रहे हैं। और जो थीटा एंगल होता है, और जो ये थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल कितना होना चाहिए, तो थीटा एंगल देखो वर्टिकल से हमने लिया है लेसिंग का, तो इस ये जो थीटा एंगल है हमारा, इनको हम लेसिंग बोलते हैं। तो ये जो हमारा थीटा एंगल है कितना होना चाहिए, 40 to 70 डिग्री के बीच होना चाहिए। अच्छा, अगर सर एंगल 40 डिग्री से कम हुआ तो मेंबर की इसकी जो लेंथ है लेसिंग बार की वो बढ़ जाएगी, और अगर थीटा 70 से ज़्यादा हुआ तो इन पर जो आने वाला फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम एंगल क्या रखते हैं अपना, वो 40 से 70 के बीच अपना रखते हैं। लेसिंग मेंबर आर डिज़ाइन एज अ ट्रस मेंबर दैट इज़ फॉर एक्सियल कंप्रेशन एंड एक्सियल टेंशन। जो लेसिंग मेंबर होते हैं हमारे, वो एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं, सेम एज जैसे कि हमारे पास जो ट्रस होता है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। कोई शियर फोर्स है, कोई बेंडिंग मूवमेंट है, उसके लिए हम इसको डिज़ाइन नहीं करते हैं। विद लेसिंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज़ इंक्रीज बाई 5%। लेसिंग लगाने का एक और फ़ायदा होता है कि जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है कॉलम की, वो कितनी बढ़ जाती है, 5% तक हमारी इंक्रीज़ कर जाती है। तो कितना हो जाएगा, 5% इंक्रीज़ करने के बाद 105% हो जाएगा। तो हम इसको 1.05 भी लिख सकते हैं। तो नई इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.05 L इफेक्टिव, जो पुरानी वाली थी, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें लेसिंग का, और क्या है, लेसिंग इज डिज़ाइन फॉर ट्रांसफर शियर फॉर 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। जो एक्सियल लोड आ रहा है उसका 2.5% लेकर के ट्रांसफर शियर के लिए भी हम अपना लेसिंग को डिज़ाइन करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो सपोज अगर हमारे पास ये कॉलम है, अगर कॉलम का बिल्कुल ये सेंटर वाला पोर्शन है, अगर सेंटर पर लोड आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोड में थोड़ी भी इसेंट्रिसिटी हुई तो इसकी वजह से मूवमेंट आएगा, मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा शियर आ जाता है। अब जो ये शियर आ रहा है, इस शियर से बचाने के लिए हम करते हैं कि अपनी लेसिंग प्रोवाइड कराते हैं। और ये कितने शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन कराते हैं, तो जो भी एक्सियल लोड आ रहा है उसका 2.5% लेकर के हम उतने के लिए अपना क्या है, इसको डिज़ाइन
करा देते हैं, ठीक है, लेसिंग को। साथ में जो मिनिमम विड्थ होती है लेसिंग बार की वो कितनी होती है, तो मिनिमम विड्थ जो होती है लेसिंग बार की वो 3 × D होती है। मतलब अगर ये हमारे पास एक लेसिंग प्लेट है, ठीक है, तो इस लेसिंग प्लेट में अगर हमने एक बोल्ट लगाया हुआ है जिसका जो डाया है, ग्रोस डाया है, वो हमारे पास कितना है D, या रिविट लगाया हुआ उसका ग्रोस डाया है D, तो इस प्लेट की जो विड्थ है वो हम कितनी लेंगे, तो इस प्लेट की जो विड्थ है हम वो लेकर के चलते हैं अपना 1.5 mm इधर हम छोड़ देते हैं और 1.5 mm हम इधर छोड़ देते हैं, तो टोटल जो आप लोग के पास आ जाता है वो कितना हो जाता है, 3 × D हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है जो विड्थ होती है, जो विड्थ होती है लेसिंग बार की वो कितनी हो जाती है, 3 × D हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो भी आपने डाया लगाया उसका 3 टाइम्स, ठीक है, उसका 3 टाइम्स क्या है आप विड्थ लेकर के चलोगे जो भी आपने बोल्ट यूज करा है। क्लियर। तो ये आप लोग के लेसिंग से रिलेटेड पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को क्लियर करें हैं। और यहाँ पे याद रखना जो हमारा बेस्ट जो अरेंजमेंट माना जाता है प्रोवाइड कराने का वो क्या होता है, लेसिंग होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोल रहा है इफ़ 20 mm रिविट्स आर यूज्ड इन लेसिंग बैटन्स इन लेसिंग बार देन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो लेसिंग बार होती है, जो लेसिंग बार होती है अगर उसकी मिनिमम विड्थ आपको चाहिए तो अभी अब ऊपर मैंने आपको बताया था 3 × D, यानी कि ये अगर आप लोग के पास लेसिंग बार है तो इसके अंदर जो बोल्ट आपने लगाया हुआ उसके 3 टाइम्स, उसका जो डाया है उसके 3 टाइम्स के इक्वल क्या होनी चाहिए, आप लोग की मिनिमम विड्थ होनी चाहिए। तो 3 अब आपने जो बोल्ट लगाया है वो आप लोगों का कितना 20 mm डाया का है, ठीक है, इसमें बोला 20 mm रिविट्स है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 60 mm। तो यहाँ पर जो प्लेट की विड्थ हम रखेंगे वो कितनी रखेंगे, 60 mm रखेंगे, ठीक है। प्लेट की विड्थ कितनी रहेगी, 60 mm रहेगी। क्लियर। ये देखिए मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमसे कह रहा है द यूज़ ऑफ टाई प्लेट्स इन लेस्ड कॉलम इज़। जो हमारे पास टाई प्लेट्स होती हैं, जो हम टाई प्लेट्स लगाते हैं लेस्ड कॉलम में, लेस्ड कॉलम का मतलब जो हमने बुल्टअप कॉलम बनाया है उसमें हमने किसका यूज़ करा, लेसिंग का यूज़ करा। तो जो लेसिंग का यूज़ करा है उसमें जो टाई प्लेट्स हम यूज़ करते हैं वो टाई प्लेट्स यूज़ करते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग और एंडिंग में लेसिंग सिस्टम के, लेसिंग सिस्टम के स्टार्टिंग और एंडिंग में यूज़ करते हैं। कैसे, तो देखिए ये आप लोगों को मैं कॉलम दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास एक बुल्टअप कॉलम है, एक हमारे पास चैनल सेक्शन ये था, एक चैनल सेक्शन ये था, इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बनाया, एक बुल्टअप सेक्शन बनाया, ठीक है। अब ये हमने इस पर क्या की हुई, लेसिंग, ये हमने लेसिंग की हुई है। तो यहाँ पे हमारी लेसिंग ये स्टार्ट हो रही, तो जहाँ पे लेसिंग स्टार्ट होती है ऊपर हम क्या करते हैं अपनी एक टाई प्लेट प्रोवाइड कराते हैं, और जहाँ पर लेसिंग हमारी एंड हो जाती है नीचे आकर के भी हम क्या करते हैं अपनी एक टाई प्लेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो है हम अपनी वो टाई प्लेट प्रोवाइड कराते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हुआ। और ये हमारा IS कोड में भी मेंशन है कि जो टाई प्लेट है वो हम प्रिवेंट करती है हमारी डिस्टोर्शन को, कॉलम का जो कॉलम का डिस्टोर्शन होता है उसको प्रिवेंट करती है। और साथ में जो टाई प्लेट्स होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है एंड्स पे, जो बेटिन्स हैं या फिर लेसन है आप लोग के बेस बेटिन्स प्रोवाइड कराई हो आपने या फिर लेसन प्रोवाइड कराई हो आपने, उनके एंड्स पर हम क्या करते हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं। और उनको डिज़ाइन करने का भी सेम मेथड होता है जो आप लोग का क्या होता है लेसिंग और बेटिन्स को डिज़ाइन करने का होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोला लेसिंग बार इन स्टील कॉलम शुड बी डिज़ाइन टू रेजिस्ट। तो मैंने आपको बताया था जो लेसिंग बार होती है आप लोग की वो एक्चुअली में डिज़ाइन करी जाती है एज ए ट्रस मेंबर, ठीक है। और ट्रस पर जो आता है आप लोग का वो एक्सियल फोर्स आते हैं, चाहे वो एक्सियल कंप्रेशन हो या फिर एक्सियल क्या हो टेंशन हो, ये फोर्स आप लोग के देखने को मिलते हैं जो लेसिंग बार होती हैं। क्लियर। अब इनको जो हम डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइन करते हैं अपना जो भी एक्सियल लोड आ रहा होता है उसका 2.5% लेकर के जो शियर फोर्स आता है यानी कि ट्रांसफर्स शियर आता है उसके लिए भी हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड, यानी कि जो कॉलम लोड आ जाता है इसेंट्रिक कॉलम लोड आ जाता है उसकी वजह से 2.5% हम अपना लेकर के चलते हैं और उसके लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। ये मैंने अभी अभी आप लोगों को जब लेसिंग के फैक्ट बताए थे कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 145 होना चाहिए, एंगल 40 से 70 के बीच होना चाहिए। लेसिंग जो आप डिज़ाइन करते हो वो एक्सियल कंप्रेशन टेंशन के लिए डिज़ाइन करते हो। जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 5% इंक्रीज़ हो जाती है लेसिंग प्रोवाइड कराने की वजह से। और जो आप डिज़ाइन करते हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है पॉइंट है कि जो लेसिंग आप डिज़ाइन करोगे वो ट्रांसफर शियर के लिए डिज़ाइन करोगे 2.5% एक्सेल लोड का, एक्सेल लोड का 2.5% लोगे और उसके लिए डिज़ाइन करोगे। और मिनिमम विड्थ आप कितनी लेकर के चलोगे, W × 3D लेकर के चलोगे, ठीक है। तो लेसिंग के जितने ही पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सभी मैंने आप लोग को रिवाइज़ करा दिए, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी प्रेफरेबली बिटवीन। तो मैंने अभी आप लोग को बताया एंगल कितना होना चाहिए, एंगल आप लोग का 40 to 70 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मैंने ये भी बताया कि अगर आप लोग का 40 डिग्री से कम या 40 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको बताया अगर एंगल 40 डिग्री से कम हुआ तो लेंथ आप लोग की बढ़ जाती है, और अगर एंगल 70 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो मेंबर पर फोर्स क्या है आप लोग का बढ़ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपना जो एंगल है अकॉर्डिंग टू IS कोड 800, तो हम अपना कितना लेकर के चलते हैं, तो वो लेकर के चलते हैं हम 40 to 70 डिग्री लेकर के चलते हैं। ठीक है। देखिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोग को कर देता हूँ। अभी क्या है कि अगर आप लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो, गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन चाहते हो, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है इस समय, जैसे राजस्थान JEE वगैरह का अगर कोई भी एग्ज़ाम है या AE का कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग एक्सेस कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पर। हमारे एप्लीकेशन का नाम है VIP सिविल गुरु। वहाँ पर आप लोग को कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। और अभी जो है अगर बैसाखी की आप बात करो तो जो 399 का इसका प्राइस चल रहा है आप लोग को, तो एक बार फिर से ये मैं आप लोग को 365 रुपीज़ का, यानी कि 1 रुपी पर डे में कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का PDF और वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ये ऑफ़र केवल और केवल आज के लिए वैलिड रहेगा। तो इसको आप क्या है, इसका एडवांटेज ले सकते हो। 399 का था, ये अभी 365 का कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट्स का आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत जल्दी अपना कंप्लीट करके इसको 2 to 3 टाइम्स अपना रिवीजन इसका कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है। इसकी जो लिंक है एप्लीकेशन की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो 8077283538 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बाय व्हाट्सअप। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के भी आप सिंपल सर्च कर सकते हो VIP सिविल गुरु। ठीक है। एप्लीकेशन अभी केवल एंड्रॉयड के लिए ही है, तो एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर एंड्रॉयड टैबलेट हो, आप उसमें क्या है इसको रन कर सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें क्या बोल रहा है कि बैटनिंग इज़ प्रिफरेबल व्हेन। जो बैटनिंग होता है उसको हम कब प्रीफर करते हैं, यानी कि कब उसको हम यूज़ करते हैं। तो जो आपका बैटन्स होता है प्रीफर करा जाता है, मैंने आप लोग को बताया जब आप लोग का बुलटअप सेक्शन होता है, जब बुलटअप सेक्शन होता है तो हम बुलटअप सेक्शन बनाने के लिए लेसिंग का यूज़ करते हैं, बैटन का यूज़ करते हैं और टाई प्लेट का यूज़ करते हैं। अभी बताया था मैंने आप लोग को। तो जो आप लोग का बेटेंस है ये प्रीफर होता है जब आप लोग को कॉलम पर एक्सियल लोड आ रहा हो, केवल और केवल एक्सियल लोड होना चाहिए, इसके लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। और साथ में जो स्पेस है बिटवीन टू मेन कंपोनेंट्स इज़ नॉट वेरी लार्ज। और जो यहाँ पे देखो एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, तो इनके बीच में कुछ गैप नज़र आ रहा होगा आपको। ये गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जब कम गैप होता है तब हम क्या करते हैं, बेटन का यूज़ करते हैं। और केवल इसके ऊपर एक्सियल लोड आना चाहिए, कोई भी इसेंट्रिक लोड वगैरह ना आए, तो हम किसका यूज़ करते हैं, अपना बेटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर एक्सियल लोडेड है प्रॉपर तो आपने बेटेन यूज़ कर लिया, लेकिन अगर इसेंट्रिक लोडिंग होता तो क्या यूज़ करते। तो इसेंट्रिक लोडिंग के केस में हम अपना यूज़ करके चलते हैं वहाँ पे जो वो होती है ना लेसिंग। ठीक है। तो लेसिंग को हम अपना क्या है प्रीफर करते हैं उस केस में। ठीक। तो ये चीज़ मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। ये देखिए बेटेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ बेटेंस जो आप लोग को 4 तो लगाने ही पड़ेंगे जब आप बुलटअप सेक्शन बना रहे हो। तो यहाँ पे देखो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये बेटेंस है आप लोग के, बेटेन बार हैं। तो इन बेटेन बार को क्या करोगे आप, मिनिमम 4 तो आप लगाओगे। अगर लगाना स्टार्ट करो तो 4 तो कम से कम आपको लगाने ही है। बेटेंस आर डिज़ाइन एज फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। और ये जो बेटेन होते हैं आप लोग के, वो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं। जबकि जो लेसिंग होता है वो लेसिंग आप लोग का डिज़ाइन करा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन के लिए और एक्सियल टेंशन के लिए। ठीक है। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए डिफरेंस। इसका एक और फ़ायदा है बेटन लगाने का। बेटन लगाने की वजह से होता है क्या, जो इफेक्टिव लेंथ होती है हमारी कॉलम की वो इंक्रीज़ कर जाती है 10% बाई यूजिंग बेटन। बेटन लगाने से जो है इफेक्टिव लेंथ हमारी 10% तक इंक्रीज़ कर जाती है। अच्छा स्लेंडरनेस रेशियो की बात करें बैटन लगाने के बाद तो 50 और 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा जो है कॉलम का, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उतना स्लेंडरनेस रेशियो हम अपना रख करके चलते हैं इन बैटन का। ठीक है। जो बैटन बार हमारे पास होती हैं।
बेटन्स जो होती हैं हमारी वो डिज़ाइन करी जाती हैं, फॉर ट्रांसफर शीयर। जो हमारा ट्रांसफर शीयर है, लोड आ रहा है एक्सेल लोड, उसका 2.5% लेकर के हम उतने ट्रांसफर शीयर के लिए अपना क्या है, बेटन्स को डिज़ाइन करते हैं। सेम इसी के लिए हम अपना क्या है, लेसिंग को भी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, देखो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, ये सब के सब स्क्रीनशॉट जो है हमारे वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स के हैं। वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, ठीक है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स जो है ये अल्टीमेट कोर्स है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, पीडीएफ भी देखने को मिलेंगी, वीडियो भी देखने को मिलेंगी। ये क्या है कि ये जितने भी, अगर आप एक बार हमारा वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स पढ़ लेते हो ना, तो गुप्ता एंड गुप्ता तो बिल्कुल आपको हलवा लगेगी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। देखो ये जितने भी ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे लगाए हुए हैं, वो सब अपने उन्हीं पीडीएफ नोट्स में से लगाए हुए हैं। ठीक है, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 41, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेटन कॉलम इज़ इंक्रीज्ड। जो इफेक्टिव लेंथ होती है बेटन कॉलम की, वो कितनी इंक्रीज हो जाती है? अभी मैंने आपको बताया अगर आप बेटन यूज़ करते हो तो इफेक्टिव लेंथ 10% क्या इंक्रीज हो जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो यह भी बताया ना, बेटन्स लगाने के बाद जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी इंक्रीज कर जाती है, तो वो आप लोग की 10% तक इंक्रीज कर जाती है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोल रहा है कि द ओवरलैप ऑफ बेटन प्लेट विद द मेन मेंबर इन वेल्डिंग कनेक्शन शुड बी मोर देन, किससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो अगर एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और हम क्या कर रहे हैं, इनको बेटन की हेल्प से इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, बेटन की हेल्प से ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये मेन कॉलम है, इस मेन कॉलम के ऊपर हमने कुछ ना कुछ ओवरलैप किया हो, और अगर हम ओवरलैप कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे वेल्डिंग कनेक्शन अपना प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कितना ओवरलैप होना चाहिए, कितना ओवरलैप होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए या किससे ज़्यादा होना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे टी जो है हमारे पास वो थिकनेस ऑफ बेटन प्लेट है। तो इसके लिए हमारा आईएस कोड बोलता है कि अगर आपको मिनिमम ओवरलैप की अगर हम बात करें कि कितना ओवरलैप आपको रखना पड़ेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो शुड नॉट लेस देन हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम। तो 4T और 40 mm, ठीक है, 40 और 40 mm से कम आप लोग अपना ओवरलैप नहीं रखोगे। इतना ओवरलैप तो आपको रखना ही पड़ेगा। इन दोनों वैल्यू में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उतना आप ओवरलैप प्रोवाइड कराओगे। एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, अगर यहाँ पे आप बेटन लगा रहे हो इस तरह से, तो जब आप बेटन लगाते हो तो ये कितना ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है, बेटन प्लेट कितनी ओवरलैप होनी चाहिए इस मेन कॉलम के ऊपर, तो ये फॉर्मूला हमको देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो जाएगा 40। इससे कम हमारी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा हमारी होनी ही चाहिए, इससे कम हम प्रोवाइड नहीं करा सकते 40 और 40 mm। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड। जो स्लेंडरनेस रेशियो है लेसिंग बार का, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी आप लोग को बताया, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है लेसिंग बार का, वो मैक्सिमम कितना होता है, 145 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो जब तक आपको याद नहीं होंगे पॉइंट, मैं रिवाइज कराता रहूँगा। अभी मैंने आप लोग को बताया था, देखो लेसिंग, ये आप लोग की लेसिंग होती है, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 145 बताया था ना। ये सब मेरे नोट्स के जो हैं वो स्क्रीनशॉट हैं। अगर ये नोट्स आप चाहते हो तो वन लाइनर कॉन्सेप्ट कोर्स को ज्वाइन कर लो, वो भी आप लोग को वहीं एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू जो है 40 to 70 होनी चाहिए। मैंने ये भी बताया 40 से कम होगी, 70 ज़्यादा होगी तो क्या होगा। लेसिंग जो होते हैं आप लोग एक्सेल कंप्रेशन टेंशन के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं। इफेक्टिव लेंथ 5% इंक्रीज़ हो जाती है। ये सब क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, ये बताओ। अब देखो लेसिंग जो होती है आप लोग की, वो 2.5% जो एक्सेल लोड होता है उसकी ट्रांसफर शीयर के लिए डिज़ाइन करा जाता है। मिनिमम विड्थ देखो कितनी होती है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं वो सबके सब एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर करस्पॉन्डिंग टू। जो इकोनॉमिकल डेप्थ होती है हमारी प्लेट गर्डर की, वो किसके करस्पॉन्डिंग हम लेकर के चलते हैं, उसको हम जो लेकर के चलते हैं वो वाई वेट कंसिडर करते हैं, वाई मिनिमम डेप्थ के बेस पे कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम वेट के बेस पे कंसिडर करते हैं, किस बेस पे हम उसको कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए प्लेट गर्डर क्या होता है। ठीक है, फिर प्लेट गर्डर की जो इकोनॉमिकल डेप्थ होती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्लेट गर्डर देखते हैं, प्लेट गर्डर होता क्या है। तो देखो जब हमारे पास बुलटअप कॉलम होता है, तो बुलटअप कॉलम क्या हो जाता है हमारे पास, अनइकोनॉमिकल हो जाता है हैवी लोड के केस में। जब हमारे पास अनइकोनॉमिकल हो जाता है हैवी लोड के केस में, तो फिर हमारे इंजीनियर होने का क्या फ़ायदा। अगर कोई चीज़ अनइकोनॉमिकल हो जा रही है तो फिर हमारे इंजीनियर होने का क्या फ़ायदा। तो हम करते क्या हैं अपना, इस अनइकोनॉमिकल कंडीशन जब हमारी आ जाती है तो हम इस बुलटअप सेक्शन के प्लेस पर हम यूज़ करते हैं अपना प्लेट गर्डर। क्या यूज़ करते हैं, प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हम प्लेट गर्डर तब प्रोवाइड कराते हैं कि जब हमारे पास जो सेक्शन मॉडुलस है जो अवेलेबल है
अगर हमारे पास सेक्शन मॉडुलस जो है वो कोई भी अगर हमारे पास सेक्शन मॉडुलस हमने कैलकुलेट करा और उस सेक्शन का जो है हमारे पास उतने ही सेक्शन का अवेलेबल आया, मान लो कुछ सेक्शन मॉडुलस आया हमारे पास और उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं उससे ज़्यादा का अपना क्या है प्रोवाइड कराते हैं। रिक्वायर्ड अगर हमको ज़्यादा है और अवेलेबल हमारे पास कम है तो हम उस केस में क्या करते हैं, एक तरीके से प्लेट गर्डर हम अपना प्रोवाइड कराते हैं। लोड इज़ वेरी लार्ज एंड स्पैन इज़ ऑल्सो लार्ज, अगर हमारा लोड बहुत ज़्यादा है और स्पैन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है तो भी हम प्लेट गर्डर अपना प्रोवाइड कराते हैं। जनरली इट इज़ यूज्ड व्हेन ब्रिज स्पैन इज़ मोर देन 20 मीटर, अगर आपकी ब्रिज की स्पैन 20 मीटर से ज़्यादा है तो हम अपना क्या करते हैं, प्लेट गर्डर को हम अपना प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर। अब ये प्लेट गर्डर होता क्या है, तो प्लेट गर्डर होता क्या आप लोग का, यहाँ पे देखो ऊपर एक फ्लेंज प्लेट नज़र आ रही होगी, नीचे आपको एक फ्लेंज प्लेट नज़र आ रही होगी और ये क्या आप लोग के पास वेब है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, वेब जो है वो बहुत बड़ा होता है, जो फ्लेंज प्लेट होती है वो भी बहुत बड़ी होती है और ये जो आप लोग का नीचे फ्लेंज है ये भी बड़ी होती है। तो इस तरीके का जो आप लोग का एक गर्डर बन करके आता है इसको हम प्लेट गर्डर बोलते हैं। क्योंकि बुल्टअप सेक्शन महंगा पड़ रहा था, अनइकोनॉमिकल हो रहा था, तो हमने क्या करा कि उसमें दो दो सेक्शन को ज्वाइन ना करके हमने एक ही सेक्शन की वेब को बढ़ा दिया, फ्लेंज को बढ़ा दिया और हमने अपना एक सेक्शन तैयार कर लिया और जिसको हमने अपना एक नाम दे दिया प्लेट गर्डर। क्यों, क्योंकि ये प्लेट को ज्वाइन करके बनाया जाता है तो इसलिए इसको प्लेट गर्डर। अब इस प्लेट गर्डर में भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि वेब बकलिंग होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वेब बकलिंग होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ये जो है वेब बकल कर जाती है। ठीक है, वेब बकलिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस, जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है तो इसके अबाउट ये इधर से और ये इधर से भी क्या कर जाता है, बकल कर जाता है। तो ये हमारे पास मेन इसमें प्रॉब्लम होती है। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम करते क्या हैं, तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हमारे पास प्लेट गर्डर में प्रॉब्लम आ रही है इनसे बचने के लिए हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स यूज करते हैं, वर्टिकल स्टिफनर्स यूज करते हैं, एंड बियरिंग स्टिफनर्स यूज करते हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर यूज करते हैं और बियरिंग स्टिफनर्स हम यूज करते हैं। अब ये सर स्टिफनर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो ये मैंने आप लोगों के लिए एक ब्रिज का गर्डर यहाँ पे लिया हुआ है, या फिर आप इसको यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे देख रहे होगे कि ऊपर भी फ्लेंज है नीचे फ्लेंज है लेकिन बीच में यहाँ पे एक सेक्शन लगे हुए हैं, ये हमारे पास स्टिफनर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये आप लोग के पास सेक्शन है तो ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपके पास क्या होते हैं, इनको हम स्टिफनर्स बोलते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो हमारे पास हम इकोनॉमिकल प्लेट गर्डर से रिलेटेड मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई। अब ये जो प्लेट गर्डर होता है इसकी इकोनॉमिकल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला होता है D=1.1 √m/सिग्मा अलाउबल स्ट्रेस इंटू थिकनेस ऑफ वेब, ये हमारे पास होता है। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या है कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिकल डेप्थ की बात करते हैं तो इकोनॉमिकल डेप्थ जो है वो मिनिमम वेट के बेस पे कंसिडर करी जाती है। किस पे, मिनिमम वेट का हम वहाँ पे ध्यान रखते हैं। प्लेट गर्डर जो हम लेते हैं उसकी जो इकोनॉमिकल डेप्थ होती है वो करस्पॉन्डिंग टू होती है मिनिमम वेट, क्या होती है, मिनिमम वेट के करस्पॉन्डिंग वो होती है और इस फॉर्मूले से हम क्या उसको कैलकुलेट करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है हमें कि यहाँ पे TW आ रहा है, थिकनेस ऑफ वेब आ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन नहीं। IS कोड इसके लिए बोलता है कि जब आप क्या करोगे प्लेट गर्डर की इकोनॉमिकल डेप्थ को कंसिडर करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मिनिमम वेट के करस्पॉन्डिंग हम उसको लेकर के चलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज गिवन बाई, जो इकोनॉमिकल डेप्थ होती है प्लेट गर्डर की वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1.1 √m/सिग्मा अलाउबल स्ट्रेस इंटू TW, जहाँ पे मूवमेंट थिकनेस ऑफ वेब अलाउबल स्ट्रेस, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है जो IS कोड में गिवन है। इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, सीयर बकलिंग ऑफ वेब इन प्लेट गर्डर इज प्रिवेंटेड बाई। देखो प्लेट गर्डर की बात कर रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्लेट गर्डर क्या होता है। इसमें जो वेब बकलिंग होती है वो भी सीयर बकलिंग, उसको हम किसके थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम इंटरमीडिएट, जो वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर्स होते हैं उनका यूज़ करके। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लेट गर्डर जो होता है इसमें मेन प्रॉब्लम जो होती है बकलिंग की होती है। अब इस बकलिंग से बचने के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर यूज़ करते हैं, वर्टिकल करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं और जो बियरिंग स्टिफनर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सीयर बकलिंग, तो सीयर बकलिंग से यूज़ करने बचने के लिए हम इंटरमीडिएट अपने स्टिफनर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। कितने तरीके के स्टिफनर्स होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा कब प्रोवाइड कराते हैं, देखो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ये देखो आप लोग के पास क्या प्लेट गर्डर है, तो ये प्लेट गर्डर है तो ऊपर आप लोग का फ्लेंज है, नीचे फ्लेंज है, वेब है। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टिफनर्स है हमारे पास इनको हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स बोलेंगे और ये जो स्टिफनर्स है हमारे पास वो वर्टिकल स्टिफनर्स होंगे। क्लियर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हैं वो लेंथ के अलोंग है इसलिए हम इनको लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स भी बोल देते हैं, और ये शॉर्टर स्पैन के अलोंग है, वेब के अलोंग है जो आपके वर्टिकल स्टिफनर्स हैं तो उनको ट्रांसवर्स स्टिफनर्स भी बोल देते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल
स्टिफनर्स होते हैं ये वर्टिकल के अबाउट जो है बकलिंग से बचाते हैं हमारे। और जो वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं ये हमारे हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के अबाउट जो ऊपर से और नीचे से जो बकलिंग होती है उससे बचाते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप क्या है ध्यान रख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपना कि कौन सा स्टिफनर्स कब प्रोवाइड कराते हैं, तो इसके लिए आप इस स्केल को याद कर लो। सबसे बेस्ट स्केल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और याद करने का तरीका भी सबसे बेस्ट है इसको। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो लैम्डा होता है वो T1 अपॉन जो लैम्डा होता है वो D1 अपॉन TW होता है, जहाँ पे D जो होता है वो जो क्लियर वेब होती है, क्लियर वेब जो होती है या डेप्थ ऑफ क्लियर वेब होती है वो होती है, और T जो होता है आपका थिकनेस ऑफ वेब होता है प्लेट गर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू 85 से कम है तो कोई स्टिफनर्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे, 85 से ज़्यादा 200 से कम है तो वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड कराएंगे, 200 से ज़्यादा 250 से कम है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड कराएंगे, 250 से ज़्यादा है 400 से कम है तो वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, और एक्स्ट्रा स्टिफनर्स न्यूट्रल एक्सिस पे भी प्रोवाइड कराएंगे। और अगर लैम्डा की वैल्यू 400 से ज़्यादा हो गई तो हम रीडिज़ाइन करेंगे। अब रीडिज़ाइन का मतलब ये होता है प्लेट गर्डर में कि जो उसकी डेप्थ होती है उसको हम और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मतलब होता है इसमें रीडिज़ाइन का। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यही चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी रिटन में दे दी हैं, और उसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अवेलेबल करा दूंगा कुछ क्वेश्चंस का, तो वहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो, वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या बोलते हैं, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? ये क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स होता है वो आपका प्लेट गर्डर में जो प्रोवाइड कराता है किसके अगेंस्ट सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है, तो कंप्रेशन बकलिंग के। ठीक है, जो कंप्रेशन बकलिंग होती है उससे हमारा ये बचाता है। क्लियर। कंप्रेशन बकलिंग मतलब ये अगर कॉलम है तो ऊपर से नीचे से तो इस तरीके की जो बकलिंग होगी इससे ये हमारा बचाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब इन अ प्लेट गर्डर व्हेन प्लेट इज एक्सेसिबल एंड ऑल्सो एक्सपोज टू वेदर। अगर हमारी प्लेट एक्सेसिबल है और वेदर को एक्सपोज्ड है तो जो मिनिमम थिकनेस होती है अकॉर्डिंग टू IS कोड 800 वो कितनी होती है 6 mm। और अगर प्लेट इनएक्सेसिबल हो जाती है, प्लेट क्या है इनएक्सेसिबल हो जाती है लेकिन एक्सपोज टू वेदर है, तो उस केस में कितना हो जाता है 8 mm आंसर हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिबल की जगह अगर इनएक्सेसिबल वर्ड हो जाता तो आंसर C हो जाता। ये दो प्रोविज़न है हमारे IS कोड के, ये आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो वेब क्रिपलिंग होता है ड्यू टू एक्सेसिव बियरिंग स्ट्रेस कैन बी अवॉइडेड। अब देखिए वेब बकलिंग की तो प्रॉब्लम होती है, अब इसके बाद वेब क्रिपलिंग और होता है। अब वेब बकलिंग तो आपने बता दिया सर कि अगर ये आपके पास कॉलम था ऊपर से नीचे से लोड आ रहा है तो इस तरीके से कॉलम क्या कर जाता, बकल कर जाता। ठीक है, लेकिन वेब क्रिपलिंग क्या होता है, तो वेब क्रिपलिंग का मतलब होता है जब हमारे पास ये कॉलम है और इस पर कंप्रेसिव लोड आ रहा है, लेकिन ये कंप्रेसिव लोड तो आ ही रहा है, लेकिन अगर एक कहीं पर क्या है कोई ट्रांसवर्स लोड आ जाए और उस ट्रांसवर्स लोड की वजह से क्या है केवल और केवल जहाँ पे लोड आ रहा है वहीं पर अगर हमको बकलिंग शो हो, यानी कि एक तरीके से हम इसको ये बोल सकते हैं लोकलाइज बकलिंग जो होती है, जो लोकलाइज बकलिंग होती है एक पर्टिकुलर एक जगह पर जब बकलिंग होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं वेब क्रिपलिंग बोल देते हैं। और ये हमारी जनरली किसकी वजह से होती है, तो बियरिंग स्ट्रेस की वजह से होती है। अब सर ये बियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, तो बियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, अगर मान लो ये कॉलम है और ये कॉलम आप लोगों का फाउंडेशन के ऊपर रखा हुआ है, तो जहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट, जहाँ पर कोई भी चीज़ें दो कॉन्टैक्ट में आए और साथ में उन पर कंप्रेसिव लोड आ रहा हो, तो यहाँ पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती हैं, इन कंप्रेसिव स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेब क्रिपलिंग हो रहा है इससे अगर हमें बचना है तो हम कैसे बच सकते हैं, तो एक तो हमारे पास वेब थिकनेस जो है उसको हम बढ़ा दें, दूसरा हम स्टिफनर्स प्रोवाइड कर लें, उससे भी बच सकते हैं, या फिर इंक्रीज लेंथ ऑफ बियरिंग प्लेट। जो बियरिंग प्लेट होती है, अब ये बियरिंग प्लेट क्या होती है, तो वो देखो देखो ये हमारा साइड व्यू मैंने शो किया हुआ है। तो इस साइड व्यू को जब आप देखोगे तो अगर ये आप लोग के पास एक आई सेक्शन था तो ये फ्लैंज है, ऊपर ये फ्लैंज है और नीचे क्या वेव। तो हम करते क्या हैं कि जहाँ पे हमारा लोड आना होता है तो पहले हम एक प्लेट प्रोवाइड करा देते हैं, पहले हम एक प्लेट प्रोवाइड कराते हैं, फिर उस प्लेट के ऊपर क्या है हमारा लोड आता है। तो ये जो प्लेट हम प्रोवाइड कराते हैं जहाँ हमारा सेक्शन होता है और लोड होता है उसके बीच में एक प्लेट प्रोवाइड कराते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपनी बियरिंग प्लेट बोलते हैं। तो इस बियरिंग प्लेट की अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो इसकी वजह से जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसानी से हो जाएगा। तो ये भी हमारा हेल्प करता है क्रिपलिंग से बचने के लिए। तो ये जो हमारे तीनों आंसर हैं वो सही होने चाहिए। ठीक है, तीनों ही फैक्टर कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं हमारा जो वेब क्रिपलिंग होता है उससे बचने के लिए। क्लियर है, तो इसका सही आंसर ABC होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर नन ऑफ द एबव की जगह ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाता। क्लियर,
चलिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया वेब क्रिपलिंग क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड लोड जब आ जाता है आप लोग का, एक तरीके की कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है कॉन्टैक्ट सरफेस पे, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो परमिसिबल वैल्यू होती है वो 0.7 FI होती है, ये हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वन लाइनर वाले नोट्स में भी पढ़ा रखी हैं, तो ये उसी का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। इसमें एज पर IS 800 फॉर कंप्रेशन फ्लेंज द आउटस्टैंडिंग ऑफ द फ्लेंज प्लेट शुड नॉट बी एक्सीड। जो देखिए हमारे पास दो तरीके की फ्लेंज होगी, एक तो कनेक्टिंग फ्लेंज होगी, एक आउटस्टैंडिंग फ्लेंज होगी। तो आउटस्टैंडिंग फ्लेंज जो किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं है कंप्रेशन और एक जो कनेक्टिंग फ्लेंज है जो जिसमें आप लोग की जो कनेक्टेड है सिंपल। तो यहाँ पे कह रहा है कंप्रेशन फ्लेंज का केस है आपका, तो द आउटस्टैंडिंग फ्लेंज प्लेट शुड नॉट बी एक्सीड। जो आउटस्टैंडिंग प्लेट है उसकी जो थिकनेस है, या आप बोलें उसका जो एक तरीके से आप बोल सकते हो थिकनेस के टर्म में, तो थिकनेस ही आप बोलोगे, थिकनेस जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोग की क्या है कंप्रेशन फ्लेंज है, तो कंप्रेशन फ्लेंज के केस में 16T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IS 800। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये IS 800 कोड बोलता है कि कंप्रेशन फ्लेंज जो है वो 16T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो टेंशन फ्लेंज है आप लोग की वो 20T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे T जो हो जाएगी वो थिकनेस ऑफ थिनर फ्लेंज हो जाएगी, जो थिनेस्ट आप लोग की फ्लेंज होगी उसकी थिकनेस यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो अगर कंप्रेशन पूछा है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, अगर टेंशन पूछता तो सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाता, ठीक है। तो जो आप लोग को मैंने लिंक दी है वहाँ पर आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट्स का गुप्ता एंड गुप्ता बुक का और हमारा वन लाइनर कॉन्सेप्ट कोर्स आप लोग को मिल जाएगा। दोनों ही बहुत ही कम प्राइस पे आप लोग को मिल जा रहे हैं। अगर आप लोग को पढ़ने हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप लोग की जो प्रिपरेशन है उसमें आप लोग को 4 चांद लग जाएंगे एक तरीके से, अगर आप उसको एक बार कर लेते हो तो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारे इस चैनल पर आप लोग के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।